हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग 9 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 10 सुनेंगे। चलिए शुरू करें। मिस्टर गोपाली कांपते स्वर में हावर्ड से बोले, प्रभु उस यीशु इस स्त्री की आत्मा को शांति दे। ओह, मेरी चेतना को धक्का लगा। बासंती भाभी जी को बाहों में उठाए कई मिनट तक मैं उनके शांत चेहरे को देखता रहा। उनके चेहरे की मृदुता समाप्त हो गई थी और ऐसी लग रही थी जैसे भयानक पीड़ा के बाद संतोष की सांस लेकर दम तोड़ा हो। मैंने उठकर कर्नल से कहा, मिस्टर हडसन, इस लाश को संभालिए, लेकिन लाश अकेली ना रहे। रंग सिंह भाई, जो भी होना था सो हो गया। फिरंगी सिपाहियों के साथ लाश के पास ही रहना। भाभी तो गई। मैं ऊपर जाकर धीरज को देखता हूँ। मैंने यह प्रतीक्षा नहीं की कि कोई मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। बड़ी तेजी से मैं हॉल की ओर बढ़ा। एक क्षण भी रुके बिना मैं सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। हालांकि बुरी तरह हाँफ रहा था। लगता था जैसे हाँफ कर गिर ही पड़ूंगा। मेरे पांव बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे, परंतु फिर भी मैंने ऊपर पहुंचकर ही दम लिया। दम कहाँ से पाया। छत्र मंजिल में पहुंचकर मैंने ऐसा दृश्य देखा कि अगर दीवार का सहारा ना पा जाता तो आज शायद मैं गिर ही पड़ता। घोर अंधेरा था छत्र मंजिल पर, परंतु उस अंधेरे में पिशाच सुंदरी में विलक्षण प्रकाश था। मैंने देखा कि धीरज गुंबद के बीचों बीच बैठा था और पिशाच सुंदरी उसके वक्ष से सिर टिकाए थी। पिशाच सुंदरी का शरीर जैसे प्रकाश का मिश्रण बना था। धीरे धीरज उसी के प्रकाश में मुर्दे जैसा शांत दिखाई पड़ रहा था। पिशाच सुंदरी स्पष्ट ही पारदर्शी थी। मैं उसकी देह के पार भी धीरज को देख पा रहा था। स्पष्ट कहूं, मेरा साहस जवाब दे गया था। मेरी चेतना निरंतर डूबती जा रही थी। हटसन ने आकर मुझे संभाल लिया। मैं कह नहीं सकता कि यह दृश्य हटसन ने देखा भी था या नहीं, परंतु निश्चय ही उसने साहस से काम लिया और मुझे सहारा देते हुए तनाक से पिस्तौल दाग दी। हवाई फायर। पिशाच सुंदरी चौंक कर खड़ी हो गई और साथ ही धीरज मुर्दे के समान एक और लुढ़क गया। अब जो हुआ उसने हटसन का भी हाल खराब कर दिया। पिशाच सुंदरी मेरे निकट आकर मुस्कुराई। हटसन ने कहा तो मुझे आकर सहारा दिया था। अब वह भयभीत सा मुझसे सट गया। मैंने मन ही मन साहस बांधा। सोचा था पिशाच सुंदरी के हाथों मरना ही है तो क्यों न जीवन के अभूतपूर्व दृश्य दृढ़ता से देख लूं। स्वयं को संभालते हुए मैंने कहा, पिशाचनी, आखिर तुमने मेरी भाभी को समाप्त कर ही दिया ना। बड़ी नीच हो तुम। वह खिलखिलाकर हंस दी। हाँ, मैं तो नीच हूँ। जब देह थी तब भी नीच थी और अब देह नहीं है तब भी नीच हूँ। तुम आए और जिंदा वापस चलेगा। अगर मैं नीच ना होती तो तुम वापस चले जाते। अब ले जाओ अपनी भाभी की लाश को, और एक जिंदा लाश को भी। देखो, यह पड़ी है। तो क्या धीरज भी। घबराकर मैं पिशाच सुंदरी के सामने से कातर धीरज के पास पहुंचा। वहीं हटसन का भय से हार्ट फेल ना हो जाए, इसलिए मैं स्वयं सहारे योग्य ना होती हुई भी उसे सहारा देकर धीरज के निकट लाया। देखकर ढाढ़स बंधा। धीरज की नाड़ी चल रही थी। दृष्टि उठाई तो पिशाच सुंदरी को अपने निकट ही खड़ा पाया। मैं उठा। सुंदरी से जानबूझकर थोड़ा सा पीछे हट गया। सुंदरी, यह कहो कि अब तुम क्या चाहती हो। उत्तर में वह हंस दी। क्षण मात्र के लिए उसकी हंसी ने मुझे मोह लिया। मैं भूल गया कि मेरे सम्मुख प्रकृति का एक अभूत रहस्य है। मैंने कहा, सुंदरी, मैं यहाँ धीरज और भाभी को वापस चमनगढ़ ले जाने के लिए आया हूँ। भाभी जी तो रही नहीं, लेकिन जीते जी धीरज को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। वह फिर हंस दी। मुझसे साफ कह दो, मैंने कहा, अगर तुम मेरा खून पीना चाहती हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। अब की बार सुंदरी हंसी नहीं, वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे नीच तो कह चुके हो। अगर कुछ गालियां और देनी है तो दे डालो। तुम धीरज को, हाँ, तुम इसे धीरज ही कहते हो ना, लेकिन यह मेरा बंजारा है। ले जाने आए हो तो ले जाओ। उस कलमुही ने इसे ना अपना छोड़ा ना मेरा। गोपाली। उसके मुख से अपना नाम सुनकर मेरी शिराओं में सनसनी दौड़ गई। वह कह रही थी, एक बात कहूँ गोपाली, कहो ना। वह जो मर गई उसका यह धीरज, मैं जो पिशाच बन गई मेरा यह बंजारा। वह तुम्हारी भौजाई लगती है तो मैं भी तुम्हारी भौजाई हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। अपनी बात कहकर वह स्वयं हंस पड़ी। कई क्षण तक खिलखिला कर हंसती रही, परंतु मेरे बिना कुछ कहे
सुने ही सुंदरी फिर उदास हो गई। मैंने बहुत इंतजार किया और अब मुझे फिर इंतजार करना पड़ा। गोपाली, मैं चाहकर भी नीच नहीं हो पाई, नहीं तो क्या मेरा बंजारा फिर मुझसे इस तरह छिन जाता। वह मुड़ी छत की छोर की ओर बढ़ती गई, मानो कोई बाधा ही ना हो। हटसन के मुंह से चीखें निकल गईं। हम दोनों देख रहे थे कि शून्य में सुंदरी नीचे आ रही है, ऐसे जैसे शून्य पानी हो और सुंदरी उसमें डूबती हुई तल की ओर जा रही हो। मैंने सोचा था कि जो होना था सो हो चुका। मेरी बुरी हालत थी, फिर भी मैंने धीरज को उठाने में हटसन का सहयोग दिया। हम दोनों मिलकर उसे नीचे ले आए। मुझ पर एस्प्रिन का असर समाप्त होता जा रहा था, मेरे पांव टूटते जा रहे थे। निश्चय ही मेरा बुखार बढ़ गया था। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि एक पल भी इस मनहूस स्थान पर ठहरा जाए। बासंती भाभी की लाश ट्रक में चढ़ाई जा चुकी थी। धीरज को मैंने जीप के ही एक सीट पर डाल दिया और हटसन से कहा, बस चलिए। रंग सिंह रुआसा धीरज की नाड़ी आदि देख रहा था। महल को बंद ना कर चले सरकार। भाड़ में झोंको महल को, झंझलाकर मैं बोला। जाकर फिरंगियों के साथ ट्रक में बैठो। डॉक्टर हार्वर्ड को कुछ कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने धीरज को इंजेक्शन दिया। उसके बाद थोड़ी सी ब्रांडी, महल को खुला ही छोड़कर हम लौट चले। धीरज अब भी अचेत था। मेरी बुरी हालत होती जा रही थी। आंखें खोलकर बैठे रहना भी मेरे लिए कठिन हो रहा था। फिर जीप आगे आगे चली। कैसी विडंबना थी। मेरा प्रिय मित्र मेरे सम्मुख जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। मेरे मित्र की पत्नी अब लाश बन चुकी थी, लेकिन मैं था कि घर पहुंचकर चादर ओढ़कर पड़ जाना चाहता था। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई जोधा सिंह, अब तो तुम्हारा जाना पहचाना मार्ग है, तेजी से चलो ना। यकाएक ड्राइवर के मुंह से हल्की सी चीख निकली, परंतु साथ ही उसने जीप की स्पीड भी तेज कर दी। कारण जानने के लिए मैंने ड्राइवर की सीट की ओर झुका। देखा कि जीप के दाईं ओर पिशाच सुंदरी है। वह भैंसे पे सवार थी और आश्चर्य की बात यह थी कि भैंसा बिल्कुल जीप के साथ साथ दौड़ रहा था। तुम? मैंने आश्चर्यचकित होकर सुंदरी पर दृष्टि गड़ा दी। हाँ, साथ ही चल रही हूँ। तुम मेरे बंजारे को जो मुझसे छीन के ले जा रहे हो, कोई चारा ही नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा कि वह डरे नहीं, संभल कर चले। मैं देखता रहा कि बड़ी सड़क पर पहुंचकर भी सुंदरी का भैंसा जीप से बिल्कुल सटकर दौड़ता रहा, परंतु शहर की सीमा में प्रविष्ट होते ही सब चमत्कार लुप्त हो गए। सभी ने यह सब देखा, पीछे कर्नल हटसन और उसके फौजियों ने भी। मैंने जीप ठीक अपने घर के सम्मुख रुकवाई और अचेत धीरज सहित उतर गया। लाश को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने का काम मैंने ड्राइवर जोधा सिंह के जिम्मे डाला। मैं घर के अंदर पहुंच चुका था। जाने क्यों बाहर कुत्ते बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। संक्षेप में मैंने अपनी पत्नियों को भी भाभी बासंती के निधन की सूचना दी। कहा कि डॉक्टर को टेलीफोन करके धीरज को दिखा दे। इसके बाद आंखें भी नहीं खोल सका। मुझे उस समय 104 बुखार था। अब तक आपने कहानी का 10वां भाग सुना। इसकी आगे की कहानी अगले भाग में।